स्वागत है दोस्तों आपका जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन टू पीएएसए क्लास नंबर 7th में। और अभी तक हम 6 क्लासेस जो है पिछली वो पढ़ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो सभी जो क्लासेस हैं उसमें जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ लगा होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको उसमें समझ नहीं आ रही है तो आप उसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको आपके लिए और आसानी से सिखा सकूं, जहाँ समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। इसी की वजह से मैं कंटिन्यूसली मेहनत कर पा रहा हूं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, कि एड्रेस लिखते समय हमें किन किन चीज़ों को बताना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अगर आपने पोस्ट, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को भेजनी है तो वो किस तरह से भेजी जाएगी। अगर आपके आर्टिकल के ऊपर पूरा एड्रेस नहीं होगा तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। सेंडर के एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ने पर आपको जो अपना आर्टिकल पोस्ट से वापस मंगवाना पड़े, या आप बोलें कि उसको किसी और एड्रेस पर डिलीवर करना है, तो उसको कैसे किया जा सके। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। वैसे जैसे मैं पहले बताता हूँ कि क्लास बहुत आसान रहेगी। थोड़ा थोड़ा समय आपने निकाल कर इसको पढ़ना है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इस सिलेबस को ख़त्म करूं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मुझे आपकी पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं रोज़मर्रा लाइफ का काम, जो ज़रूरी काम है उनको छोड़कर आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ काम मुझे छोड़ने पड़ते हैं ज़रूरी, क्योंकि जब आपका रिस्पांस अच्छा आता है मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियोस बनाना अभी और ज़रूरी हो गया है। और मैं इसको एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो चैनल का नाम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस कोचिंग, पोस्ट ऑफिस कोचिंग, और मेरा नाम है शिव कुमार। ठीक है, और इसके बाद हम सीधा चलेंगे। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप इसको ज़रूर लॉगिन कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 26 से। जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको मैं आपको और अच्छी तरह से बता देता हूँ। वैसे तो अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो और बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, यही क्लासेस। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ एड्रेस में ये चीज़ें आ जाती हैं कि क्या क्या हमें लिखना है एड्रेस में। आर्मी एयरफोर्स को कैसे मेल भेजते हैं, नेवी को कैसे भेजते हैं। आर्टिकल इंडेफिनिट, एड्रेस इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा। सेंडर के एड्रेस की क्यों ज़रूरत है। अगर आपने चिट्ठी को किसी और कंट्री में भेजना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्लॉसेस नंबर दिए हुए हैं, इनको भी आपने साथ में ही याद रखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जब हम लेटर किसी शहर में भेजना होता है तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि शहर को भेजने के लिए, अगर लेटर आपने किसी शहर में भेजना है तो नेम ऑफ एड्रेस ही, जिसका भेजना, जिसको भेजना है उसका नाम, प्रोफेशन, क्या काम करता है, कोई गली, कोई रोड, कोई हाउस नंबर, या कोई मोहल्ला या लोकेलिटी। अगर उसके पास पोस्ट बॉक्स नंबर है वो लिख सकते हैं। पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मोबाइल नंबर। देखिए, ये एक वेल फर्निश्ड एड्रेस की सारी डिटेल दी हुई है। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना अच्छी तरह से उसको लिख सके, आपको उतनी अच्छी तरह से उसको लिखना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए, ये है एक अर्बन, मतलब कि किसी शहर में एड्रेस भेजा हुआ है। सबसे ऊपर तो लिखेंगे कि आप क्या भेजना चाहते हैं। जैसे मैंने स्पीड पोस्ट लिखा है। अगर रजिस्ट्री भेजनी है तो REGD लिखेंगे। ब्लाइंड लिटरेचर भेजना है तो ब्लाइंड लिटरेचर लिखेंगे। VPP करनी है तो VPP लिखेंगे। ऐसे जो भी क्लास का आर्टिकल आप करना चाहते हैं ये उसके टॉप ऊपर लिखना होता है।
उसके बाद कस्टमर का नाम लिखा है, उसके बाद वो एडवोकेट है ये लिखा है, उसके बाद हाउस नंबर, उसके बाद गली नंबर, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद शहर का नाम। अभी शहर का नाम देखो, एक तो इसको मैंने बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है, दूसरा इसको अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद स्टेट का नाम, उसके बाद पिन कोड, और अभी मोबाइल नंबर भी कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, आपने जो चीज़ आपको बताया जा रहा है अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये नीचे मैंने इसको लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे लिख दूंगा तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। जो टॉप से, ये जो टॉप है, इससे जो 3 सेंटीमीटर का ये जो एरिया है, ये पोस्टेज स्टैंप के लिए रिजर्व होता है। इसको पोस्टेज स्टैंप पर लगाने के लिए छोड़ा जाता है। और इस पर आप फ्रैंकिंग भी करा सकते हैं, फ्रैंकिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं। या तो पोस्टेज स्टैंप लगवा लीजिएगा, जहाँ फ्रैंकिंग करवा लीजिएगा। और जो ये देखिए, जो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पोर्शन है, जो सेंडर के एड्रेस के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पर देखिए मैंने सेंडर का एड्रेस डाला हुआ है अमनदीप, जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो अर्बन अर्बन और रूरल में जो एक छोटा सा फर्क है आप देखेंगे, ये मैंने आपको अर्बन का बताया है, और नीचे मैंने इसी तरह से रूरल का ये है। रूरल में देखिए सिर्फ ऐसा है कि फादर नेम और हस्बैंड नेम ऐड हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो लगभग सेम ही रहती है। साथ में आप अपना जो पुलिस स्टेशन है वो लिख सकते हैं, वो बात अलग है, बाकी चीज़ें लगभग सेम ही रहती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि कंपलसरी नहीं है जो सभी चीज़ों को लिखना। हाँ, जितना अच्छा एड्रेस होगा उतनी अच्छे तरह से आपकी जो डाक है वो डिलीवर होगी। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने, देखिए जहाँ पर है, अभी देखिए जो किसी गांव में भेजा है, जहां पर मैंने रवि कुमार सन ऑफ लिखा है राहुल कुमार। ठीक है, बाकी सारा एड्रेस, गांव का नाम दशमेशपुरी, वीपीओ लिख दिया है। वीपीओ का मतलब होता है विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, कि उसी गांव में पोस्ट ऑफिस भी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम, ये एरिया पोस्टल स्टैंप के लिए रिजर्व, जहाँ पर क्लास, जहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, तो अभी बताते हैं कि अगर एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा, आपने अच्छे से पता नहीं लिखा, तो क्या हो सकता है। होगा क्या दोस्तों, जहाँ तो फिर वो रॉन्ग डिलीवरी हो जाएगी, आपका आर्टिकल किसी गलत जगह डिलीवर हो जाएगा, जहाँ तो उसमें डिले होगा, क्योंकि पोस्टमैन कोशिश तो करेगा उसको डिलीवर करने की, लेकिन वो एड्रेस अगर पूरा ही नहीं है तो उसको आसानी से मिलेगा नहीं। और अगर एड्रेस पूरा हुआ तो आसानी से डाक उस पर पहुंच जाएगी, पोस्टमैन को ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। जो पोस्ट टाउन है उसको ब्लॉक और अंडरलाइन जैसे मैंने किया हुआ था वैसे लिखना है। अगर फॉरेन में एड्रेस लिख रहे हैं तो उसको आपने रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में लिखना है। इस चीज को याद रखना है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर। अभी जैसे मैं पंजाब में हूँ, तो मैंने मान लीजिए पंजाबी में कनाडा का एड्रेस लिख दिया, तो कनाडा के लोग तो पंजाबी नहीं समझ पाएंगे ना। तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है, उसमें ही आप इंटरनेशनल आर्टिकल्स का एड्रेस लिखेंगे, तो वो होता है रोमन लेटर और अरेबिक फिगर। ठीक है, सेंडर का एड्रेस नीचे लिखना होता है बाईं ओर, जैसे मैंने बताया। सबसे ऊपर टाइप लिखनी होती है आर्टिकल की, जैसे स्पीड पोस्ट लिखा था मैंने। और अगर कोई लेटर बहुत बड़ा है कि उसको गलती से पार्सल भी समझा जा सकता है, तो उसके ऊपर आपने ऐसे लेटर लिख देना है, जो पोस्ट ऑफिस वालों को ये गलत फहमी ना रहे कि वो एक पार्सल है, और उसको लेटर की तरह ही ट्रीट किया जाए। ठीक है, और एड्रेस क्या लिखना है, जिस साइड आपने एनवलप की लेंथ है उसी साइड एड्रेस लिखना है। ठीक है, जैसे जहां पर मैंने लिखा हुआ है। और अगर आप जो अपना एड्रेस है, मीन्स आप अपना जो लेटर है वो ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल को भेजना चाहते हैं। हाई ऑफिशियल कौन होते हैं, जैसे आप अपना जो लेटर है प्रेसिडेंट सर को भेजना चाहते हैं, या प्राइम मिनिस्टर सर को भेजना चाहते हैं, तो अगर तो आप उनके हेडक्वार्टर पर भेजना चाहते हैं तो आप उनके हेडक्वार्टर का एड्रेस लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर बताया। लेकिन अगर आप उनके कैंप पर आर्टिकल भेजना चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर सर या जो बड़े अफसर होते हैं जो दौरे पर रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ जहाँ पर भी वो अभी हैं, दौरे पर हैं, किसी कैंप पर हैं, किसी काम से गए हुए हैं, तो उस केस में आपने हेडक्वार्टर का पता नहीं लिखना है आर्टिकल पर। उस केस में आपने लिखना है केयर ऑफ कैंप, बस इतना लिखना है, केयर ऑफ कैंप, जैसे टू दी प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया केयर ऑफ कैंप। तो इस केस में क्या होगा, जहां पर भी प्रेसिडेंट मैम अभी दौरे पर होंगी वहां पर जो आपका जो आर्टिकल है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था नॉर्मल जो हम एड्रेस लिखते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम सभी चीज़ें सभी लोग इन चीज़ों को रोज ही देखते हैं, लेकिन फिर भी जो जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड में बताया है वैसे मैंने अच्छी तरह से जहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, अभी उसके बाद अगर हम आर्टिकल भेजना चाहते हैं अपने प्रियजनों को जो आर्मी में या फिर एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, तो उनके पास आप सीधा आर्टिकल नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो टुकड़ी होती है कई बार तो सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रही होगी, कई बार वो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही होगी, कई बार वो बिल्कुल साउथ में किसी कोस्टल एरिया में काम कर रही होगी। तो हमको नहीं पता होता है कि इस समय वो टुकड़ी है कहाँ पर तैनात है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी आपने आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में जो लोग काम करते हैं उनको कोई लेटर भेजना है तो आप सीधा नहीं भेज सकते, आपको भेजना पड़ेगा आर्मी पोस्ट ऑफिस के जरिए या फिर जो उनका फ्लीट मेल ऑफिस होता है उनके जरिए। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अगर तो पर्सन आर्मी में या एयरफोर्स में काम करता है तो आपने क्या करना है, जो आर्टिकल भेजना है वो या तो 56 एपीओ को भेजना है या 99 एपीओ को भेजना है। ये क्या है, दोनों आर्मी पोस्ट ऑफिस है। एपीओ मीन्स आर्मी पोस्ट ऑफिस, 56 वाला दिल्ली में है, 99 वाला कोलकाता में है। ठीक है, जब आर्टिकल इनके पास चला जाएगा, जब उस आर्टिकल पर आप क्या लिखेंगे, जिस भी जो भी आपका प्रियजन होगा उनका जो नंबर है, उनका जो रैंक है, उनका जो नाम है, उनका जो यूनिट है, ये सभी चीजें आर्मी पोस्ट ऑफिस वाले देखेंगे और इस समय वो कहाँ पर तैनात है उस हिसाब से उसको वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने कोई एड्रेस नहीं लिखना है उस पर, जैसे लिखा है एडिशन ऑफ नो एनी पोस्टर, आपको पता है वो मान लीजिए बंगाल में तैनात है तो आप सीधा नहीं भेज सकते बंगाल में, आपने एपीओ में भेजना है और एपीओ वाले देखेंगे कि वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, और अगर आपने ऐसे ही आपके कोई प्रियजन नेवी में काम करते हैं, नेवी में क्या होता है वो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में अलग अलग आईएनएस इंडियन नेशनल शिप्स होती है ना, नेवल शिप्स होती है, जैसे आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विराट है, तो वहां पर वो शिप के अंदर ही रहते हैं, उस जहाज के अंदर ही काम करते हैं, वहां पर ही वो दो दो तीन तीन छः छः महीने बिता देते हैं। उस केस में आप वहां पर कोई पोस्टमैन तो जाता नहीं है, तो आपने क्या करना है, वो भेजना है फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, इनका एड्रेस लिखकर भेजना है और अपने प्रियजन का जो भी उनको नंबर मिला है वो लिखना है, उनका रैंक लिखना है, शिप का नाम लिखना है। जब वो फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे पहुंच जाएगा वो देखेंगे कि ये वाला जो पर्सन है, ये वाला जो ऑफिशियल है, ये जो हमारे साथ काम करता है, ये अभी कहाँ पर है, तो उस हिसाब से उनको वो लेटर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आपने इन दोनों चीज़ों को भी याद रखना है। चीज़ें बहुत आसान है, बस मैं आपको समझाता रहूंगा, आप समझते रहना। उसके बाद अगर आर्टिकल पर कंप्लीट एड्रेस ना हुआ तो देखिए हम सभी डाक बांटते हैं, अगर आर्टिकल पर एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता, उसको तो वापस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि इफ आर्टिकल हैज नॉट डेफिनेट और ए कंप्लीट एड्रेस तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवरी नहीं की जाएगी। ठीक है, अभी इनकम्प्लीट एड्रेस के भी थोड़ी से जहां पर मैंने उदाहरण दिया है, जैसे जहां पर लिखा है पुलिस स्टेशन दिल्ली, किसी ने क्या लिखा आर्टिकल में लिख दिया टू दी पुलिस स्टेशन दिल्ली। अभी दिल्ली में तो पचासों या 100-200 पुलिस स्टेशन होंगे, अभी पोस्टमैन किस पुलिस स्टेशन में पकड़ाने जाएगा वो लेटर, तो उस केस में जो उसका एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है और उसके जो लेटर है उसको वापस कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने भेज दिया टू दी चीफ मिनिस्टर, टू दी चीफ मिनिस्टर, इतना लिखकर मैंने भेज दिया। अभी देखिए 29 स्टेट्स हैं इंडिया में और हर एक स्टेट का अलग चीफ मिनिस्टर होगा, है ना, तो हर एक चीफ मिनिस्टर होगा तो इतने चीफ मिनिस्टर है, पोस्टमैन किस चीफ मिनिस्टर को देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब या चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इस तरह से लिखना पड़ेगा। आप लिखकर भेज देंगे डिप्टी कमिश्नर, टू दी डिप्टी कमिश्नर
पंजाब, है ना। अभी देखिए हर जिले का एक अलग डिप्टी कमिश्नर होता है। अगर पंजाब में 20 जिले हैं तो 20 डिप्टी कमिश्नर हो गए। आपका लेटर किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो आपको पूरा पता लिखना पड़ेगा, टू द डिप्टी कमिश्नर जिला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे मेरे केस में जालंधर, तो आपका जो आर्टिकल है वो डिप्टी कमिश्नर जालंधर को दे दिया जाएगा। ये आपको अभी मैंने जो बताया ऐसे होते हैं अधूरे एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम। देखिए क्रिश्चियन नेम में क्या होता है ना, जो उनका सरनेम होता है, जैसे मेरा नाम है शिव कुमार, मेरे फादर का नाम के पीछे भी कुमार डलता हो सकता है, बच्चों के नाम के पीछे भी कुमार डलता हो सकता है। अगर मान लीजिए लेटर आ गया मिस्टर कुमार, ठीक है, अभी देखिए हर के पीछे कुमार डलता है, तो वो लेटर किसको देगा, उस केस में उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो कंप्लीट नाम होगा तभी डिलीवर किया जाएगा। जहां फेक नेम होंगे उनको भी डिलीवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये तो था अगर कोई अधूरा पते वाला अपने पास आ जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद मान लो कस्टमर आता है पोस्ट ऑफिस में कोई आर्टिकल बुक करवाने, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड लेटर बुक करवाने आता है, कोई इंश्योर लेटर बुक करवाने आता है, कोई वीपीपी लेटर बुक करवाने आता है, कोई मनी ऑर्डर बुक करवाने आता है, कोई भी ऐसी चीज जो काउंटर पे बुकिंग होती है उसके लिए आता है। उसके लिए उनका जो एड्रेस है, जो सेंडर का एड्रेस है, वो देना जरूरी होगा। अगर वो नहीं देंगे तो ये जो सभी चीजें हैं वो बुक नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है। और थर्ड पॉइंट में देखिए एक पोस्ट बॉक्स नाम की चीज भी होती है। अभी पोस्ट बॉक्स हम आगे जाकर पढ़ेंगे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। पोस्ट बॉक्स का क्या मतलब होता है कि मैंने पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा ऐसा डिब्बा सा होता है, उसको रिजर्व कर दिया है, मीन्स मैंने उसके पैसे दे दिए हैं पोस्ट ऑफिस वालों को। जब भी मेरी डाक आएगी वो उस डिब्बे में डालते रहेंगे, जब भी मेरी डाक आएगी उस डिब्बे में डालते रहेंगे। और मैं पोस्ट ऑफिस जाकर खुद वो डाक लेकर आऊंगा, इसको बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट बॉक्स बोलते हैं। उसके लिए रेंट देना पड़ता है पोस्ट ऑफिस वालों को। जो घर के बाहर लगता है उसको पोस्ट बॉक्स नहीं बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर लगता है उनको लेटर बॉक्स बोला जाता है। पोस्ट बॉक्स अलग चीज होती है जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ही होती है, जो कि कस्टमर ने रेंट पे या किराए पे लेनी होती है, ताकि उसकी सारी डाक वहां पर रखी जा सके सेफली, ठीक है। तो अगर किसी कस्टमर ने पोस्ट बॉक्स डाल दिया है अपने में से मैंने डाल दिया कि शिव कुमार केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर 23, ठीक है, और आपने मुझे लेटर भेज दिया। अभी क्या है, मैंने रेंट दिया नहीं है पोस्ट बॉक्स का, तो वो जो लेटर है फिर मेरे तक पहुंचेगा नहीं। वो जो लेटर है पोस्ट ऑफिस वाले आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर लिखकर भेज देंगे, क्योंकि मैंने क्या है पोस्ट बॉक्स का रेंट नहीं दिया है, जिस कारण वो आर्टिकल मुझको डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी क्लॉज नंबर 29। आई होप ये भी आपको समझ लगी होगी। चीज़ें तो वैसे काफ़ी आसान है, हम जो डेली लाइफ में पढ़ते हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ अलग इसमें नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हमने बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है ताकि जो सिलेबस भी खत्म हो जाए, चीज़ों को समझा भी जा सके। अभी है क्लॉज नंबर 30, जिसमें है एडिशन टू सेंडर एड्रेस। अभी सेंडर के एड्रेस की क्या जरूरत है, ठीक है, क्यों चाहिए हमें जी, और ये कहाँ लिखना होता है, किस केस में चाहिए, ये चीजें बहुत आसान है। सेंडर का एड्रेस लिखना कहाँ पर होता है, नीचे वाली साइड जो लेफ्ट हैंड पोर्शन होता है, जहां पर सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसकी जरूरत क्यों है, वाई रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत है अगर आर्टिकल को डिलीवर नहीं किया जा सके तो वापस उसको भेज दे जिसने उसको भेजा है। इसलिए हमें जो सेंडर का एड्रेस चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी डाक ऐसी है जिसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है क्योंकि सेंडर का एड्रेस होता नहीं है। तो अगर आप लिख देंगे, आपको अपना जो कीमती सामान है, आपके पेपर है, वो वापस मिल जाएंगे। किस चीज में इनका होना ज्यादा जरूरी है, अगर आप कोई रजिस्टर्ड लेटर बुक करवाने जाते हैं या अनरजिस्टर्ड पार्सल बुक करवाने, अनरजिस्टर्ड पार्सल भेजते हैं, तो उस केस में सेंडर का एड्रेस स्पेशली जरूरी चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आप फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, किसी पैकेट पोस्ट से फोटोग्राफ भेज रहे हैं, और मान लीजिए आपका पैकेट फट गया,
उसमें एड्रेस अभी दिख नहीं रहा। तो अगर आपने फोटोग्राफ के पीछे अपना पता लिखा होगा तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो फोटोस आपको वापस भेज देंगे। अगर आपने फोटोग्राफ के पीछे अपना पता नहीं लिखा होगा तो आपको फोटो वापस नहीं किए जा सकते। तो अगर आप फोटोग्राफ से भेज रहे हैं तो उसके पीछे भी सेंडर अपना पता लिख दे, ताकि अगर वो पेपर डिलीवर ना हो सके तो आपको वापस भेजा जा सके, अगर वो कट फट भी जाए तो भी। ठीक है। और उसके बाद क्लॉज नंबर 31, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने जो अपनी पोस्ट है फॉरेन में किसी कंट्री को भेजी है, उस केस में इंडिया में आप किस स्टेट में रह रहे हैं इसका वर्णन भी जरूर दें, इसको भी जरूर लिखें, ताकि किसी केस में अगर वहां पर डाक डिलीवर ना हो सके तो आपको वापस आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये था क्लॉज नंबर 31 तक। आई होप आपको इतना समझ लगा होगा। काफी आसान था। देखिए, देखने में चीजें मुश्किल लगती है, बाकी हमने ये जो अभी जो ये 6 क्लॉस है अभी हमने कंप्लीट भी कर ली है थोड़े से टाइम में। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है? बहुत से बहुत बहुत से लोगों को यह डाउट है कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। इसके बारे में पढ़ा भी है लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आज के दिन के बाद आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको बातों बातों में समझा देता हूं, फिर आप इसको पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है। अभी कोई पर्सन रजिस्टर्ड लेटर बुक करवाने आता है, अगर वो रजिस्टर्ड लेटर बुक करवाने आता है तो हम रजिस्टर्ड लेटर बुक करते हैं और उसको रसीद दे देते हैं। ठीक है। और अगर कोई वो इंक्वायरी करने आए तो वो रसीद लेकर आ जाता है। ठीक है। अगर कोई रजिस्टर्ड पार्सल बुक करवाने आता है उसकी भी हम रसीद दे देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड लेटर लेकर आए, क्या उसकी हम रसीद देते हैं? तो उसकी हम रसीद नहीं देते। तो कस्टमर, तो उसकी हम रसीद नहीं देते। पहली बात तो ये, अगर कोई अनरजिस्टर्ड या ऑर्डिनरी मेल हमको हमारे पास पोस्ट करने आएगा उसकी हम रसीद देते हैं, तो उसकी हम रसीद नहीं देते। पहली बात तो ये। ठीक है। अभी दूसरा, मान लो मैं हूँ यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और मैंने अपना जो एक एम्प्लॉय है उसको मैंने एक मतलब कि 100-200 लेटर्स दे दिए अनरजिस्टर्ड लेटर, और मैंने बोला कि आप इसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आओ। ठीक है। अभी वो बंदा गया जो मेरे नीचे काम करता है वहां पर ये लेटर्स पोस्ट करने, और वहां पर पोस्ट कर कर आ गया। ठीक है। अभी मैंने उनसे पूछा कि भैया आप पोस्ट कराएं, तो वो बोले हाँ सर कराया। तो मैंने बोला हाँ रसीद दिखाओ, कहाँ पर पोस्ट करके आए हो? तो बोलेगा भाई रसीद तो उन्होंने दी नहीं। तो फिर मैं बोलूंगा अरे भैया अगर रसीद नहीं दी थी तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग लेकर आनी थी। ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग लेकर आनी थी, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कोई पोस्ट ऑफिस की विंडो में पकड़ा कर जाता है तो उसके बदले में वो पोस्ट ऑफिस से एक पेपर पर डेट स्टैंप लगाकर वो ले सकता है कि आपने हमें इतने लेटर दे दिए हैं। ठीक है। आपने हमें 2 लेटर्स दे दिए हैं या 3 लेटर्स दे दिए हैं और हमने इसको पकड़ लिया है, उसके बदले में जो हम एक पेपर पर उनको स्टैंप लगाकर देते हैं उनको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। आप समझे मेरी बात को? जो भी ऑर्डिनरी मेल होती है उसकी रिसीव तो नहीं देते, लेकिन अगर कोई मेरे नीचे पर्सन काम करता है, मैं लेटर्स भेजता हूं, तो मुझे तो कोई प्रूफ चाहिए होगा ना कि हमने पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिया है। उसके बदले में पोस्ट ऑफिस वाले जो पीस ऑफ पेपर पर, एक पेपर पर जिस पर मैंने लिखा है कि एक मैंने इसको लेटर भेजा, दूसरा मैंने इसको लेटर भेजा, तीसरा मैंने इसको लेटर भेजा, इस पर मैंने 5 रुपए की टिकट लगाई, इस पर मैंने 10 रुपए की लगाई, इस पर मैंने फिर 5 रुपए की लगाई। ठीक है।
और जो पोस्ट ऑफिस में काउंटर पर पीए काम करता है उसको बोला, सर देखिए ये 3 अनरजिस्टर्ड लेटर हैं, जी आप पकड़ लीजिए और ये मुझे इस पेपर पर स्टैंप लगा कर दे दीजिए। तो वो जो स्टैंप लगाकर आपको पेपर देगा उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, समझ गए आप? उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। तो आई होप अभी आप सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के बारे में समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको समझा तो दिया, जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या है, ये आप इसमें पढ़ लेना। अभी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का क्या मतलब नहीं होता। अब सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में ये कभी नहीं लिखा होता कि जो उसमें जो डाक टिकट आप लगा कर गए हैं क्या वो फुली प्रीपेड थी या अंडर पेड थी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी आर्टिकल पर 20 रुपए की टिकट लगनी थी और अगर कस्टमर ने 15 रुपए भी लगाई है ना, तो उस पर हम ये चेक नहीं करेंगे कि वो कम लगाई है या ज्यादा लगाई है, हम सिर्फ उसको दे देंगे कि हाँ सर आपने इतनी पोस्ट, जो इतने लेटर्स है वो हमें दे दिए हैं। ठीक है, और अगर वो पोस्ट ऑफिस जब डाक भेजता है उससे काफी पहले एडवांस में देकर जाता है, तो पोस्ट ऑफिस श्योर करता है, यकीन उसको उनको यकीन देता है कि जब भी डाक जाएगी आपकी मेल साथ में भेज दी जाएगी। लेकिन अगर वो पर्सन आता ही उस समय है जब डाक भेजने का समय था, तो अगर हमने सर्टिफिकेट इशू कर भी दिया है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि उसी डाक से उसकी जो लेटर्स हैं वो भेजे जाएंगे। उसको अगर आज नहीं भेजे जा सके तो कल हम डेफिनेटली भेज देंगे, ये बात पक्की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो अभी डिस्पैच होने वाली डाक है उसमें लेटर्स आपकी भेजे जाएंगे। अगर पर्सन मान लीजिए 2 मिनट पहले आकर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ले गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसी डिस्पैच में हम उसकी डाक भेजेंगे। हाँ, ये डेफिनेटली है कि जब भी नेक्स्ट डिस्पैच आएगी हम उसको भेजेंगे। ठीक है, अभी ये जो आर्टिकल होते हैं होते ये अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही है, ये कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल नहीं होते। रजिस्टर्ड आर्टिकल का हर पोस्ट ऑफिस में जब वो जाते हैं रिकॉर्ड रखा जाता है। जो ये जिनके लिए हम सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इशू करते हैं इनका रिकॉर्ड कहीं नहीं रखा जाता। इनका रिकॉर्ड सिर्फ इतना ही है कि हमने पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिए थे, उसके बाद ये ऑर्डिनरी मेल में अनरजिस्टर्ड मेल में जैसे जाती है वैसे ही जाएगी। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल नहीं होता, होता ये अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है। बस इसमें हम ये दे देते हैं कि हाँ हमने जो लेटर्स हैं वो ले लिए हैं, इसका प्रूफ कस्टमर को दे देते हैं। और अगर कभी भी कस्टमर का वो जो आर्टिकल है वो गुम जाता है, जब वो खराब हो जाता है, जब वो देरी से पहुंचता है, इस सर्टिफिकेट की हेल्प से वो कभी भी इसके लिए कंपनसेशन या मुआवजा नहीं मांग सकता। ना ही इस सर्टिफिकेट में ये बताया गया होता है कि उस लेटर के अंदर क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहले मैं इसको अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको आप कैसे ग्रांट करवा सकते हैं, कैसे पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग क्लॉज नंबर 33। तो पहली लाइन में तो ये बताया गया है कि आप कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके लिए पोस्ट ऑफिस रसीद आपको नहीं देता है उसके बदले में आप ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बदले में आप सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ले सकते हैं जिन पोस्टल आर्टिकल के बदले में पोस्ट ऑफिस आपको रसीद नहीं देता है। ठीक है, और जब वो आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि और जिस पर स्टैंप लगनी होती है उसमें क्या क्या चीजें आपने लिखनी होती है। एक तो एड्रेस लिखना होता है, जैसे आपने आर्टिकल पर एड्रेस लिखा है वैसे ही आपने उस पेज पर भी एड्रेस लिखना होता है। कितने की स्टैंप लगाई हुई है ये लिखना होता है। और साथ में आपने उसकी फीस भी देनी होती है, जितनी भी उसकी फीस होगी या तो उतने रुपए की आप उस पर पोस्टेड स्टैंप लगवा सकते हैं या फ्रैंकिंग इम्प्रेशन भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए 2 रुपए फीस है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग की, या तो 2 रुपए की पोस्टेड स्टैंप चिपका दो या 2 रुपए का फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगवा दो, दोनों फीस पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट करेगा। अभी आपने इस पेपर को तैयार कर लिया, ठीक है, और सबसे नीचे क्या लिखेंगे भी कितने आर्टिकल है। जैसे मान लो एक आर्टिकल है तो नीचे लिखेंगे 1 आर्टिकल ओनली, 2 आर्टिकल है तो 2 आर्टिकल ओनली,
3 आर्टिकल है तो 3 आर्टिकल ओनली, ये सबसे नीचे लिख देंगे। अभी आपने वो पेपर तैयार कर लिया, ठीक है। अभी आप वो पोस्टल असिस्टेंट को वो एक पेपर देंगे, पोस्टल असिस्टेंट उसको चेक करेगा बाकी आर्टिकल्स के साथ क्या जो हाँ मैच खा रहा है, हाँ मैच खा रहा है, उस पर स्टैंप लगाएगा और आपको दे देगा, ठीक है। तो ये होता है उसको इशू करवाने का तरीका। और ज्यादा से ज्यादा आप एक पेज में 3 आर्टिकल्स ही डाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 आर्टिकल्स आर अलाउ पर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांटिंग, ठीक है। उस जो भी आप वो लिखेंगे आर्टिकल के एड्रेस लिखेंगे, उसमें कोई भी करेक्शन या ओवर राइटिंग या कटिंग अलाउड नहीं होगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो पोस्टल असिस्टेंट उस पर मोहर नहीं लगाएगा, ठीक है। और जो आर्टिकल आप लेटर बॉक्स में डालते हैं या जो आर्टिकल रीडायरेक्ट किए हुए होते हैं, उनके बदले में आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नहीं दी जाती, उनके बदले में आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नहीं दी जाती। आई होप आपको आज के बाद कभी नहीं भूलेगा ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है। ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए कस्टमर को दिया जाता है, ताकि वो अश्योर हो सके कि पोस्ट ऑफिस ने उनका जो आर्टिकल है पकड़ लिया है और वो नेक्स्ट डिस्पैच से जब भी होगा उनको भेज देंगे, ठीक है। तो हाँ, टाइमिंग आधा घंटा हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली काइंडली शेयर दीज वीडियोस, जो हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको ग्रो कर सकें, और ये जो यूज़फुल कंटेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई है जो पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, जो पोस्टमैन बनना चाहते हैं, जो एमटीएस बनना चाहते हैं, जो इंस्पेक्टर बी बनना चाहते हैं, क्योंकि बेस तो यहीं से तैयार होगा, ठीक है, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।